हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सलमान गनाई। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। यस, देखिए पिछली वीडियो में हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने समझा था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसको न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्रीज ने ज्वाइन करा था। क्लियर, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने ये समझा था कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन ना करेंगे। जो वर्ल्ड टू पोल्स में डिवाइडेड था ना, उनमें से किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, राइट। इसके साथ साथ जिन भी कंट्रीज ने उस मोमेंट को ज्वाइन करा, दे वर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दे वर नॉट डेवलप्ड कंट्रीज, राइट, दे वर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों? क्योंकि डिकॉलोनाइज होने से पहले वो गुलाम हुआ करते थे और जो लाइक इंडिया ब्रिटेन का वो वी कैन से कॉलोनी था, तो ब्रिटेन ने हर एक रिसोर्स को, जो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, रिकॉल इट, राइट, तो वहाँ से हर एक रिसोर्स को ब्रिटेन ने यहाँ से उठाकर अपने जो कंट्री है वहाँ पहुँचाया और इंडिया को हर सेंस में, हर एस्पेक्ट में क्या क्या एक्सप्लॉइट कर दिया, राइट। तो इस तरह से जो इंडिया है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बन जाता है, कंट्रीज में गिना जाता है। और भी ऐसी कंट्रीज जो कहीं ना कहीं 1945 से पहले कॉलोनी हुआ करते थे, वो उन सभी कंट्रीज को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में गिना जाता है और उन सभी कंट्रीज ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया था। तो देखिए, जब ये सभी साथ में मिलते हैं, इनको ये कहीं ना कहीं आइडिया आता है कि हमें एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट करना चाहिए, जिसके थ्रू ये होगा कि हम इकोनॉमिकली बूस्ट होगी हमारी कंट्री, और जो जितने भी लोग हैं हमारी कंट्रीज में पॉवर्टी में है, गरीबी में है, उन सभी को पॉवर्टी जो है उससे बाहर निकाला जाए, राइट। तो क्या होता है, क्या नहीं होता, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ द नॉन अलाइन्ड कंट्रीज were categorized as the least developed countries, LDCs. Yes, most of the countries, a majority of the countries जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी ना, उनमें से बहुत सारी कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में कैटेगराइज करी जाती थी। मतलब जितनी भी कंट्रीज जो थी जिन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन किया, वो 1945 के बाद डिकॉलोनाइज होती हैं। उससे पहले वो कॉलोनी हुआ करते थे। तो वी कैन से कि जिस कंट्री ने उनको कॉलोनी बना के रखा होता, उस कंट्री ने कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया होता, तो वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में कैटेगराइज कर दी गई। कौन सी कंट्री? जो कॉलोनी हुआ करती थी, राइट। उसके बाद चैलेंज फॉर नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज, उसके बाद चैलेंज फॉर नॉन अलाइन्ड कंट्रीज was to be more developed economically and lift their people out of the poverty, same as I told you, right। और we can say सबसे बड़ा पहला चैलेंज नॉन लाइन कंट्रीज का ये था कि वो जो वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में डिवाइड था ना, उनमें से किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन ना करना और एक नया ऑल्टरनेटिव निकालना, एक नया थर्ड वे निकालना कि जिसके थ्रू ना उसको ज्वाइन, ना ईस्टर्न लाइन्स को ज्वाइन किया जाएगा, ना वेस्टर्न लाइन्स को ज्वाइन किया जाएगा, और एक थर्ड वे निकाला जाएगा जिसमें क्या है कि कंट्रीज डेवलपमेंट के रास्ते में जाएंगी, राइट। वो किसी ब्लॉक को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगी। दिस वॉज द फर्स्ट चैलेंज। और दूसरा चैलेंज ये है कि उन्होंने डेवलप्ड होना था, राइट, इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना था, और जो उनकी जो पॉपुलेशन थी, जो मासेस थे, जो पॉवर्टी में गिर पड़े थे, उनको पॉवर्टी से बाहर निकालना था। एंड दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रीज हु जॉइंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइट। अब देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द, अब देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज। अब देखिए, एक कंट्री है, उसने फॉर्मली इंडिपेंडेंस तो गेन कर ली, राइट। फॉर्मली मीन्स पॉलिटिकली उसको बाउंड्री दे दी गई और वो अब इंडिपेंडेंस उसने अचीव कर ली उस कंट्री ने। बट क्या होता है, अगर वो कंट्री इकोनॉमिकली फ्री नहीं है तो वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएगी किसी दूसरी कंट्री पे, राइट। जैसे इंडिया है, उसको इंडिपेंडेंस मिल गया, बट अगर वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस उसके पास नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उसको किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, लेट इट बी अमेरिका। तो वी कैन से कि फॉर्मली पॉलिटिकली हमने इंडिपेंडेंस तो गेन कर लिया, बट अंटिल वी आर नॉट इकोनॉमिकली फ्री, तो वी कैन नॉट से कि कंट्री टोटली फ्री है। क्यों? क्योंकि उसको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए, उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कंट्रीज ने क्या किया, अपनी जो इकोनॉमी है ना उसको डेवलप करने की कोशिश करी, और जितने भी वहाँ के गरीब लोग थे उनको आउट ऑफ पॉवर्टी निकालने की कोशिश करी। सो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्रीज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया, अगर एक कंट्री फॉर्मली पॉलिटिकली वी कैन से इंडिपेंडेंस ने गेन कर लिया बट वो इकोनॉमिकली फ्री नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज में शायद उसी कंट्री पर डिपेंडेंट होना पड़े जिस कंट्री से उसको इंडिपेंडेंस मिली है। तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है एक कंट्री के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने इंडिपेंडेंस को ट्रूली एंजॉय करना है तो यू मस्ट बी इकोनॉमिकली फ्री, यू मस्ट बी पॉलिटिकली फ्री, एंड इस तरह से आप अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन कह सकते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट a country could not be truly free. It would remain dependent on the richer countries including the colonial powers. Yes, जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए, नॉन अलाइनमेंट की कंट्रीज के लिए इकोनॉमिकली फ्री होना ज़रूरी क्यों था? इसलिए ज़रूरी था, क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने रिसेंटली पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस गेन की है, राइट, कॉलोनियल पावर्स से उन्होंने छुटकारा पा दिया है, पॉलिटिकली फ्री है, बट अगर वो इकोनॉमिकली फ्री नहीं है, उनकी इकोनॉमी डेवलप्ड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको फिर से रिचर कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़ेगा, राइट? तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कंट्रीज को चाहिए कि वो इकोनॉमिकली फ्री हो जाए, एंड टू मेक दैट श्योर क्या करना है कंट्रीज ने, डेवलपमेंट वाले स्टेप्स उठाने। सो यही सेंटेंस आपका क्या बोलता है? विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रू फ्री इन ट्रू सेंस, राइट? इट वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द रिचर कंट्रीज इंक्लूडिंग द कॉलोनियल पावर्स। इसलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स के लिए जरूरी हो गया था कि आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हों, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं होते तो उनको फिर से रिचर कंट्रीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता। उसके बाद द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ऑरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन। और इसी चीज़ों के बनते, इसी इशू के बनते क्या होता है कि एक आइडिया प्रेजेंट किया जाता है। किस चीज़ का? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर मीन्स जो इकोनॉमिक ऑर्डर होता है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, उसको उसमें रिफॉर्म्स लाई जाएं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का जो आइडिया है वो प्रेजेंट किया गया, और उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ वो चीज़, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। UNCTAD brought out a report in 1972 entitled Towards a New Policy for Development. UNCTAD क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। जो ये कॉन्फ्रेंस हुई ना, यहाँ पे क्या किया गया, एक रिपोर्ट निकली, राइट, 1972 में, और उसका नाम क्या दिया गया? टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। और जो ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ना, इस आइडिया ने वो वी कैन से अपनी मजबूत पकड़ी जब यहाँ पे रिपोर्ट निकाली गई 1972 में, टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के नाम से। और अब जो ये रिपोर्ट निकाली गई, इसमें क्या रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, चलिए उन चीज़ों के बारे में बढ़ते हैं। और ये मेनली जो रिपोर्ट है वो नॉन अलाइंड की कंट्रीज, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके लिए डेडिकेटेड थी, और उन कंट्रीज की डेवलपमेंट हो इसलिए इस रिफॉर्म को लाया गया। गिव द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री द रिपोर्ट प्रपोज्ड अ रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम सो एज टू। इस रिपोर्ट ने जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाने की वो वी कैन से कोशिश करी। अब ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम क्या हुआ? ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, जब इंटरनेशनली आप ट्रेड सिस्टम को देखते हैं ना, उसको हम ग्लोबल ट्रेड सिस्टम कहते हैं। अब इसमें रिफॉर्म्स लाएगी। कैसे रिफॉर्म्स लाएगी, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। गिव द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना, अगर उनमें कोई रिसोर्सेज हैं, उन कंट्रीज में अगर अवेलेबिलिटी है किसी रिसोर्सेज की, तो उसी कंट्रीज को चाहिए कि वो उस रिसोर्सेज को यूज करें, ना कि दूसरी कंट्री आए और उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दे। दिस वाज द फर्स्ट रिफॉर्म ब्रॉट अंडर दिस रिपोर्ट, राइट। उसके बाद ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स। अब देखिए, पहले क्या हुआ करता था, इन केस वेस्टर्न की जो कोई भी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, वो क्या करता था, एंड इफ वी टेक इंडिया बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है। फॉर एग्जाम्पल वो मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करता है, तो क्या है कि वो अपने जो फ़ोन्स है वो बांट देता है, अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बिक जाते हैं अपने फ़ोन उसकी अपनी ही कंट्री में। अब जो बचते हैं तो वो बेचेगा। अब क्या है कि वो कहाँ बेचना चाहता है, ब्रिटेन में, बट ब्रिटेन क्या करेगा, वो ब्लॉकेट लगा देगा इंपोर्ट की इंडिया से, और उसके जो प्रोडक्ट्स है वो खरीदेगा ही नहीं। अपने तो वो बेच देगा जहां उसको बेचने होंगे, बट वो इंडिया के खरीदेगा ही नहीं। एंड ड्यू टू दिस जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं
पीछे रह जाएगा डेवलपमेंट के सेंस में। तो क्या है कि ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स, और इस रिफॉर्म के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अब जो कंट्रीज हैं, जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको वेस्टर्न मार्केट में इन्वॉल्वमेंट दी जानी चाहिए और वेस्टर्न कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स बेचे जाने चाहिए, राइट। सो दिस वाज अ सेकंड रिफॉर्म ब्रॉट अंडर दिस रिपोर्ट। थर्ड, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, अब हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी किसके पास थी, डेवलप्ड कंट्रीज के पास ही। तो उनसे ये कहा गया कि आप अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको सस्ते दामों में बेचिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक बर्डन ही पड़ेगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, और वो कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट, उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट मिल सकता है अगर आप अपनी जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करें, राइट। उसके बाद प्रोवाइड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। और क्या है कि इनको एक ग्रेटर रोल दिया जाए इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। क्या है कि ऐसे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कौन अपने दबदबे में लिए बैठा है, वेस्टर्न कंट्रीज। बट वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो जो वर्ल्ड बैंक है, वो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनको क्या है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का भी ध्यान रखना चाहिए, और जो ये कंट्रीज हैं इनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में एक ग्रेटर रोल दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जो वर्ल्ड बैंक है, वो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो वेस्टर्न डोमिनेंस में आ जाए, राइट। और इस तरीके से इन रिफॉर्म्स के लाने से कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है उसको ओवरकम किया जा सकता था, और हुआ भी। कंट्रीज डेवलप्ड हुई। आज आप देख सकते हैं जो इंडिया है वो कभी सोने की चिड़िया था, बट फिर बहुत एक्सप्लॉइट किया गया। बट आज ये इंडिया है, ये डेवलपिंग कंट्रीज में गिना जाता है, और ये कहा जाता है कि अपकमिंग ईयर्स जल्द ही ये भी डेवलप्ड कंट्रीज में गिना जाएगा, राइट। सो दीज वर द रिफॉर्म्स ब्रॉट अंडर दिस रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट चेंज्ड टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इश्यूज। यस, देखिए अभी तक जो नॉन अलाइनमेंट का नेचर था ना, दैट वाज नॉट टू जॉइन ईदर ऑफ द लाइन्स एंड दिस वाज अ नेचर। बट टाइम के साथ साथ क्या होता है, नॉन अलाइनमेंट का जो नेचर है वो चेंज होता है, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट लेता है किन पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे, कि लाइक हमने इकोनॉमिकली फ्री होना है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना है। सो दिस वाज अ नेचर जो कहीं ना कहीं जिसमें चेंज देखने को मिला from not joining either of the lines to give more importance on economic issues. This was the nature that was shifted or that was changed, I can say, right. अब देखिए 1961 we know कि फर्स्ट जो समिट है वो कहाँ होती है, बेलगार्ड में, 1961 में। तो वहाँ पे जो मीटिंग हुई 20 मेंबर्स जिसमें 25 मेंबर जिसमें इंक्लूडेड थे, वहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज पे डिस्कशन नहीं किया गया कि लाइक हम इकोनॉमिकली फ्री होना है, डेवलप्ड होना है। एक ग्रेटर इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया इस टॉपिक पे। ज़्यादा जो जिस टॉपिक पे इंपॉर्टेंस दी गई दैट वाज कि हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। क्या होगा, ब्लॉक ज्वाइन करने से हम उनके रूल्स को फॉलो करने लग जाएंगे। हम एक थर्ड वे निकालना चाहिए, एक थर्ड ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए। हम एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी चाहिए, और बाद में करी भी थी। उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि कंट्रीज डेवलपमेंट के रास्ते पे जाएंगी और इकोनॉमिकली फ्री होंगी। देखो ये भी टॉपिक था बट इस पे कम इंपॉर्टेंस दी गई थी, राइट। उसके बाद बाय द मिड 1970s दे हैड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज। वही इश्यूज जो 1961 की मीटिंग में बहुत कम इंपॉर्टेंट थे, वही इश्यूज 1970s के बीच वाला जो टाइम पीरियड है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा पकड़ गेन कर ली, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस गेन करी, और इकोनॉमिक इश्यूज पे मीटिंग्स हुई, टॉक्स हुई, डिस्कशन हुई, डिबेट्स हुई कि हमें इकोनॉमिकली फ्री होना है। क्योंकि उन्हें ये समझ में आ रहा था कि मान लेते हैं अगर हमने पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस गेन कर दिया, बट अगर हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है किसी कंट्रीज पे, तो वी कैन नॉट ट्रूली इंजॉय दैट इंडिपेंडेंस, राइट। तो उस रियल जो इंडिपेंडेंस है उसको इंजॉय करने के लिए हमने पॉलिटिकली भी फ्री होना है, इकोनॉमिकली भी फ्री होना है, राइट। तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। यस, अब जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी ना, तो जब उन्होंने इकोनॉमिकली इश्यूज पे बात करनी स्टार्ट कर दी तो वो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इमर्ज होकर आ गए। इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप
कि उन्होंने वेस्टर्न जो इकोनॉमिक डोमिनेंस थी ना, वेस्टर्न क्योंकि इकोनॉमिकली वो डेवलप था, तो उसकी जो डोमिनेंस बनी हुई थी तो उसको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करा, उसको कहीं ना कहीं ओवरकम करने की कोशिश करी। तो वी कैन से जब इन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करनी स्टार्ट की कर दी तो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इमर्ज होकर आती हैं कौन सी कंट्रीज, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो कंट्रीज थी। आई एम सॉरी कि अचानक से लाइट यहाँ पे चला गया, आप देख सकते होंगे यहाँ पे थोड़ा ब्लर आ रहा है, उस चीज़ को इग्नोर करें, हम लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं और टॉपिक भी एंड हो जाएगा। बाय द लेट 1980s, हाउएवर, नियो इनिशिएटिव जो नियो के इनिशिएटिव थे हैड फेल्ड मेनली बिकॉज ऑफ द स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज हु एक्टेड एज यूनाइटेड ग्रुप्स। अब देखिए नियो के जो इनिशिएटिव्स थे ना वो कहीं ना कहीं फेड होते होते देखे, क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे ना उन्होंने एज अ यूनाइटेड ग्रुप के तौर पर वो सामने आए और वो जो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन रहा था ना उसको ओवरकम किया, राइट। वो नहीं चाहने लगे कि ये जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है इन्हें हम इतनी सपोर्ट करें, जो नियो की रिपोर्ट में हमें बताएगी कि हम उनको एक्सेस दें, हम उनके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट ना करें, उनको इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा रोल दें। ये स्टिफ अपोजिशन इनकी तरफ से देखने को मिला और इसी तरह जो नियो के जो इनिशिएटिव्स थे वो फेड होने लगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। हमने समझा कि एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के जो अकॉर्डिंग वो कौन कौन सी रिफॉर्म्स लाई गई। वी लर्नड कि जो नॉन अलाइनमेंट का नेचर था वो कैसे शिफ्ट लेता है और हमें देखने को मिला। उसके बाद जो रिफॉर्म्स लाई गई बट बाद में उसके जो इनिशिएटिव्स हैं वो फेड होते होते दिखे क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज कहीं ना कहीं स्टिफ अपोजिशन दिखाने लगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक न्यू इंटरनेशल इकोनॉमिक ऑर्डर। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में इंडिया एंड कोल्ड वॉर के टॉपिक के साथ, जिसमें हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे और इंडिया के कंटेक्स्ट में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का क्या रोल था कोल्ड वॉर में, इंडिया ने क्या करा, उसकी जो पॉलिसी थी वो क्या रही। थैंक यू वेरी मच।